क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जैसा भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी आर्थिक नीतियां या फिर देशों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा लक्ष्य इस पूरी अवधारणा को एक अलग चश्मे से देखना है, एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। हम उन बड़े बड़े सम्मेलनों और नीतियों से बाहर निकलकर आम इंसानों के रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये एक वैश्विक घटनाक्रम सीधे तौर पर हमारे घरों को, हमारे बाजारों को और यहाँ तक कि हमारी सोचने की प्रक्रिया को बदल रहा है। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा हमारे रोजमर्रा के अखबारों और विज्ञापनों पर नजर डालिए। आजकल इंग्लिश का जो इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो सिर्फ भाषा का कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये दरअसल अलग अलग संस्कृतियों के आपस में घुलने मिलने का एकदम सीधा और जीता जागता सबूत है। चाहे वो विज्ञापन हो या हमारा मनोरंजन, हम हर जगह इस भाषाई मिश्रण को देखते हैं। और पता है, ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि भूमंडलीकरण सिर्फ अर्थशास्त्र की मोटी मोटी किताबों में बंद नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने, बोलने और आपस में संवाद करने के तरीके में पूरी तरह से बस चुका है। अब जरा हमारे शहरों को ही ले लीजिए। इस क्लिपिंग को देखिए, जहां गाजियाबाद जैसे एक स्थानीय इलाके को भविष्य के एक ग्लोबल सिटी या वैश्विक शहर के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें बताता है कि भूमंडलीकरण का असर केवल विचारों या रहन-सहन तक सीमित नहीं है। ये लिटरली हमारे भौतिक परिवेश को बदल रहा है। हमारे आसपास की सड़कें, स्थानीय इलाके, नई इमारतें, ये सब अब खुद को वैश्विक मानकों और ग्लोबल डिजाइनों के सांचे में ढाल रहे हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आसपास का दैनिक भूमंडलीकरण, फिर जानेंगे इसका ऐतिहासिक संदर्भ, उसके बाद 1991 की उदारीकरण नीति पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि समाज के सबसे निचले स्तर पर इसके क्या सूक्ष्म प्रभाव पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, दैनिक भूमंडलीकरण, यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसके साक्ष्य। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि भूमंडलीकरण कोई बहुत ही अमूर्त सी दूर की चीज़ है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसके सबूत हमारे अपने मोहल्ले में, हमारी अपनी गलियों में मौजूद हैं। आज अगर हम अपने पड़ोस की फल की दुकान पर भी जाते हैं ना, तो वहाँ स्थानीय केलों और अमरूदों के ठीक बगल में ऑस्ट्रेलिया के सेब सजे हुए मिलते हैं। हमारी दुकानों में विदेशी ब्रांड्स का संतरे का रस और वो पैकेट वाले रेडी टू फ्राइड चिप्स अब कितनी आसानी से मिल जाते हैं। इसी तरह याद है, पहले टीवी पर सिर्फ एक लोकल नेटवर्क आता था, अब उसकी जगह दर्जनों ग्लोबल टेलीविजन चैनलों ने ले ली है। ये हमारी जो रोजमर्रा की आदतें बदल रही हैं ना, ये चीख चीख कर बताती हैं कि दुनिया अब सचमुच हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है। तो अगर हमें इसे परिभाषित करना हो, तो आखिर इस शब्द का सटीक मतलब क्या है? भूमंडलीकरण का सीधा सा अर्थ है पूरे विश्व में हमारे सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार होना। और ये विस्तार रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि सूचना और संचार तकनीक में जो जबरदस्त उछाल आया है, उसने इसे मुमकिन बनाया है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? आज दुनिया के अलग अलग हिस्से और वहाँ के लोग एक दूसरे पर बहुत गहराई से निर्भर हैं। तो ये बात एकदम साफ है कि सिर्फ व्यापार या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं है, यह संस्कृतियों, विचारों और समाजों के आपस में जुड़ने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। क्या ये सब कुछ एकदम नया है? चलिए इसके ऐतिहासिक जुड़ाव की खोज करते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दुनिया का इस तरह से आपस में जुड़ना सिर्फ इंटरनेट और 21वीं सदी का कमाल है, लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन काल में मशहूर सिल्क रूट या रेशम मार्ग ने भारत को चीन, फारस, मिस्र और रोम जैसे दूर दराज के इलाकों से जोड़ रखा था। फिर औपनिवेशिक काल आया, जहां एक अलग तरह का थोड़ा दर्दनाक वैश्विक नेटवर्क बना। तब भारत से हजारों गिरमटिया मजदूरों को जहाज़ों में भरकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। और फिर आता है हमारा आधुनिक युग, विशेष रूप से 1991, जब भारतीय बाजार विश्व व्यापार के लिए पूरी तरह से खुल गया। तो ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि भारत आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और खंगालें, तो कुछ बेहद हैरान करने वाली बातें पता चलती हैं। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण पाणिनि, जिनका नाम शायद हम सभी ने सुना है, क्या आप जानते हैं कि उनके मूल अफगान थे? जी हाँ, इसी तरह 7वीं शताब्दी में एक चीनी विद्वान थे यी जिंग। उन्होंने चीन से भारत आते हुए रास्ते में जावा शहर में रुककर संस्कृत सीखी थी। मतलब सोचिए, ये साबित करता है कि बौद्धिक और सांस्कृतिक भूमंडलीकरण की जड़ें हमारे इतिहास में कितनी गहरी हैं।
ये कोई आज की बात नहीं है। इस संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का एक विचार बहुत ही सटीक बैठता है। वो कूपमंडूक यानी कुएं के मेंढक का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। एक ऐसा मेंढक जो अपनी पूरी जिंदगी उसी कुएं में बिताता है और बाहरी दुनिया को हमेशा शक की निगाह से देखता है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर समाज भी खुद को बाहरी दुनिया से एकदम काट ले और एक कूपमंडूक की तरह जिए तो हमारी वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति पूरी तरह से थम जाएगी। ये कोट हमें याद दिलाता है कि दुनिया के साथ जुड़ना और विचारों का आदान प्रदान करना ऐतिहासिक रूप से हमारे विकास के लिए कितना जरूरी रहा है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, 1991 और उदारीकरण, एक बड़ा नीतिगत बदलाव। अब यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन अक्सर होता है। लोग भूमंडलीकरण और उदारीकरण को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उदारीकरण को समझना यहाँ बहुत क्रूशल है। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन दरअसल वे विशिष्ट नीतिगत फैसले हैं जो भारत सरकार ने 1991 में लिए थे। मकसद क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोलना। आज़ादी के बाद से जो नियम हमारे घरेलू व्यवसायों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए बनाए गए थे, उदारीकरण के तहत सरकार ने उन प्रतिबंधों को हटा लिया। तो सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इन दोनों के बीच का फर्क एकदम क्लियर होना चाहिए। इस तुलना को देखिए। एक तरफ है भूमंडलीकरण, जो एक बहुत ही व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव है, जिसे मुख्य रूप से तकनीक और संचार आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ है उदारीकरण, जो एक बहुत ही विशिष्ट सरकारी आर्थिक नीति है, जैसे कि अप्रैल 2001 में सरकार द्वारा आयात प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा देना। आसान शब्द में कहें तो उदारीकरण एक राज्य या सरकार का फैसला है, जबकि भूमंडलीकरण एक विश्वव्यापी लहर है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, समाज पर पड़ने वाले सूक्ष्म प्रभाव और इसकी मानवीय कीमत। अब जरा सोचिए, जब ये बड़ी बड़ी मैक्रो नीतियां जमीन पर उतरती हैं तो आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदलती है? यहीं पर हमें समाज शास्त्रीय कल्पना यानी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होता है। इसका मतलब है उन बड़ी वैश्विक घटनाओं और छोटी व्यक्तिगत सच्चाइयों के बीच का कनेक्शन समझना। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियम सिर्फ जिनेवा के किसी ऑफिस या कागजों तक सीमित नहीं रहते। वो नियम सीधे तौर पर ये तय करते हैं कि हमारे देश के किसी दूर दराज गांव का एक किसान या हमारे पड़ोस का पंसारी अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक ही नीति के दो बिल्कुल अलग अलग प्रभाव होते हैं। एक तरफ है हमारा शहरी उपभोक्ता, जिसके लिए तो मानो बाजार में विकल्पों की बाढ़ आ गई है। उसे हर विदेशी ब्रांड, नए नए फल और दुनिया भर का मीडिया घर बैठे मिल रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ है हमारा स्थानीय कामगार, जिसकी पीढ़ियों पुरानी रोजी रोटी पर अब गंभीर खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन सस्ते और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में थोक के भाव बने विदेशी सामानों से मुकाबला नहीं कर सकता। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि समाज के अलग अलग हिस्सों पर इसका असर कितना असमान, कितना अनइवन होता है। जरा इन जमीनी हकीकतों को देखिए। बिहार में हाथ से रेशम काटने वाली महिलाओं का काम एकदम से चौपट हो गया, क्योंकि बाजार में सस्ता और ज्यादा चमकदार चीनी धागा आ गया। समुद्री तटों पर हमारी स्थानीय मछुआरों का रोजगार उन बड़ी बड़ी कॉरपोरेट फिशिंग जहाजों ने छीन लिया। गुजरात में बबूल का गोंद इकट्ठा करने वाली जो महिलाएं थीं, उनकी जगह सूडान से आए हुए सस्ते गोंद ने ले ली। और तो और विकसित देशों से रद्दी कागज के आयात के कारण हमारे अपने शहरों में कूड़ा बीनने वालों तक का काम छिन गया। इन कहानियों से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव सब पर एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो हम सभी को थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। भूमंडलीकरण को लेकर पूरी दुनिया बटी हुई है। क्या आपको लगता है कि ये विश्व की प्रगति के लिए एक आवश्यक साधन है जो हम सबके लिए नए अवसर पैदा करता है, या फिर क्या ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जहां हाशिए पर रहने वाले लोग जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं वो और भी पीछे छूटते जा रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें हमारे इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया के भविष्य के बारे में बहुत गहराई से आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। सोचने वाली बात है ना?